Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आप लोगों से मिलके, आप लोगों को पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने का। बट जब जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेके आ सकूँ। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए YouTube पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं और आपके पास फ्री विल होती है कि आप जहाँ चाहे जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं। बट मैं उन बच्चों का, उन लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे चूज़ किया एज अ टीचर कि भाई हमें मैम से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किया था और वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो होने के लिए कितना समय लेगी, उसकी क्या स्पीड रहेगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आज हम पहले एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फॉलो एनसीईआरटी ऑल्सो। एनसीईआरटी तो देखिए हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है, बट फिर भी छोटे छोटे जो आसान से क्वेश्चंस होते हैं वो मैं लेना पिक करना पसंद करती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चे को इंजीनियर बनना है या हर बच्चे को डॉक्टर बनना है। कोई नहीं भी बनना चाहता। तो मेरा जो चैनल है वो बेसिकली सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉलो करता है। मतलब आप अगर किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी को फॉलो करती हूँ। बट हाँ, अगर आप जेईई और नीट के लिए पढ़ रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा बोर्ड की तैयारी कराने की होती है। अगर आप बोर्ड के बाद सीयूईटी वगैरह के एंट्रेंस देते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ना बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखो आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि जब भी हम कोई रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है, जैसे रिएक्शन है A प्लस बी और रिएक्टेंट रिएक्ट कर क्या दे रहे हैं C प्लस डी। मैंने कहा था इनके आगे की जो सोशियोमेट्री होती है उसे हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। मैंने कहा था कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना चाहें तो रिएक्टेंट इनका कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम हो रहा होता है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, तो माइनस का साइन, जो भी आपके आगे का नंबर होता है, जो भी सोशियोमेट्री होती है उसे हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। जैसे ये हो गया, नीचे आ गया। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज के लिए डी, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ए के में, तो मैंने लिख दिया डी ए। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि डी टी, टाइम भी बदल रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट बी के लिए लिख देंगे 1/b डी बी बाई डी टी। प्रोडक्ट समय के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, फॉर्म हो रहे होते हैं, तो प्लस 1/c डी सी बाई डी टी और प्लस डी 1/d डी डी बाई डी टी। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या था, हमने ये तरीका देखा। अब जब मैंने इसको लिखा है तो मैंने रिएक्शन को देख के लिखा है। अब जस्ट ऐसे चेंज करने के लिए, ट्राई करने के लिए, थोड़ा सा घुमा के पूछने के लिए वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको देख के इसको बनाओ। तो हमारा पहला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया और हमें कहा है इसको देख के रिएक्शन बनाओ। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ए बी सी डी को देख के एकदम से आप पागल मत हो जाना कि अच्छा भाई देख के लिख लिया, ए है, बी है, सी और डी बना रहा है। ए के आगे 1/4 था 4, बी के आगे कुछ नहीं था, बी छोड़ दिया, और सी के आगे 1/2 था 2 लगा दिया, डी के आगे 3 था 3 लगा दिया। और 4 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन था। और प्लीज आप ऐसा ना करके आना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्लीज थोड़े से पेशेंस यूज करना, देखना कि भाई इनके आगे हमें जो साइन दिए हैं वो साइन क्या है। इनके साइन इस चैप्टर में ये साइन यही बता रहे होते हैं
कि भाई ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। और मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, कंज्यूम होते हैं, तो क्या होता है, उनके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, और प्लस प्रोडक्ट बनता है ना, बढ़ती है उसकी कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, उसके आगे क्या होगा, प्लस। तो देखो इसमें किस किस के आगे माइनस है, जो जो माइनस होगा वो रिएक्टेंट होगा। तो माइनस आ गया, ठीक, यानी ये रिएक्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, 3 लिखेंगे, फिर क्या है, डी जमा में, और किसके आगे माइनस है, इसके आगे। सोशियोमेट्री तो यहाँ कोई है नहीं, तो हम कोफिशिएंट नहीं है ना कुछ भी, तो हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ लिख देंगे बी। ये क्या दे रहा है, जिसके आगे प्लस है, अब इसके आगे प्लस है, सी के आगे, तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 2c, और a के आगे क्या है, 1/4, तो हम क्या लिखेंगे, 4a। तो हमेशा अपने माइंड को ओपन रखा करो जब भी क्वेश्चन करते हो। ऐसे कभी मत सोचना a और b हमेशा रिएक्टेंट होंगे, c और d हमेशा प्रोडक्ट होंगे, नहीं भाई, पूछने वाले की मर्जी, उसका मन, वो कैसे क्वेश्चन को आर्टिकुलेट कर रहा है ना, कैसे प्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिनके आगे माइनस है वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जिनके आगे प्लस है वो हमेशा हमारे प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आया? अब ये बात मैंने आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, कुछ भी समझ लो, पीछे के वीडियो लेक्चर में बताई थी। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन करने से कुछ बच्चों का दिमाग और खुल जाता है। अब कोई अगर 19-20 का फर्क रह गया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन ने उस चीज को ओवरकम कर दिया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, आपसे कहा है, आपको ना ये रिएक्शन दे रखी है और कह रहे हैं कि जो ए का इनिशियल रेट है वो इतना है, क्या आप बता सकते हैं बी की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। रिएक्शन को देख के रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन को देखकर रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रिएक्टेंट के आगे क्या लगता है, माइनस, कोई नंबर तो है नहीं, मैं सीधा लिख रही हूं dA/dt। ठीक है, बी के आगे क्या है, नंबर 2, तो मैं लिख रही हूं माइनस का 1/2 dB/dt। फिर सी के आगे क्या है, नंबर 6, मैं लिख रही हूं 1/6 dC/dt। फिर क्या है, डी के आगे 2 है, मैं क्या लिख रही हूं, प्लस 1/2 dD/dt। ठीक, अब रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, और रेट इसके बराबर भी है। भाई आप रिएक्शन का रेट किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक, अब हमको दिया गया है कि भाई हमारा जो रेट है वो ये है। मैंने लिख लिया कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, -dA/dt, है ना। तो अब क्या बोला है, -dA/dt का इनिशियल रेट क्या है, इनिशियल रेट है आपका, इसकी जगह रख सकती हूँ ना मैं, -dA/dt की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2.6 × 10⁻²। ठीक है, मोलर, तो मोलर का मतलब क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आप चाहे तो कैपिटल M भी लिख सकते हैं। अब रेट इसके बराबर है तो रेट इसके बराबर भी होगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 dB/dt। अब माइनस प्लस को छोड़ दो, माइनस प्लस सिर्फ ये बताते हैं वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, माइनस प्लस को आंसर तक नहीं कैरीड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने ए से इक्वेट किया था, कितना आया था हमारा, 2.6 × 10⁻²। ये 1/2, 2 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आ गया ये dB/dt। 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका 5.2 × 10⁻⁵ मोलर सेकेंड इनवर्स, या आप लिख सकते हैं मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। समझ में आया? तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, रेट इसके बराबर, रेट इसके बराबर भी है। जब दोनों रेट के बराबर हैं तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं।
इसकी वैल्यू दिया गया है 2.6 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ रख दो, 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे करिए, ठीक है। बस मेन चीज होनी चाहिए कि सही पाथ को फॉलो करें, आंसर सही आए, देन इट्स ओके। आपको जो समझ आता है, जैसे समझ आता है वैसे करिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काम की बात सुनिए, जब भी ना हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के ना तरीके होते हैं। कैसे? जैसे कि भाई मान लो मुझे किसी को पैसा देना है, तो पैसे देने के तरीके हैं। मैं कैश दे सकती हूँ, मैं चेक दे सकती हूँ, मैं पेटीएम कर सकती हूँ, है ना, नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे मैं पैसे को ट्रांसफर कर सकती हूँ। इन द सेम वे रिएक्शन को निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा एवरेज रेट और दूसरा होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए टाइम 0 पे कोई रिएक्टेंट था ए, जिसकी कंसंट्रेशन थी 100 मोल पर लीटर, ठीक। अब टाइम 10 सेकेंड्स के बाद, ये सेकेंड्स में है सपोज, 10 सेकेंड के बाद जब वो डिकम्पोज करने लगा, रिएक्ट करके किसी और चीज में बदलने लगा, इसकी कंसंट्रेशन घट के हो गई 90। फिर 30 सेकेंड्स के बाद हो गई मान लो 85। फिर उसके बाद 40 सेकेंड्स में, या मिनट में लगा लो, इसको मिनट में कर लो, सेकेंड्स तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। फिर 40 मिनट बाद मान लो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 70। ऐसे करके चल रहा है डाटा। आपसे कभी पूछे कि इस इंटरवल से उस इंटरवल तक का रेट निकालो, आपसे कहा कि भाई 10 मिनट से लेके 40 मिनट तक क्या रेट रहा, फॉर्मूला देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम रहेगा। रेट का फॉर्मूला कभी नहीं बदल सकता, बस कंसेप्ट को समझो। आपसे बोला इस समय से इस समय तक क्या हमारा रिएक्शन का रेट रहा, क्या उसकी स्पीड रही, उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट, जो इंटरवल में निकाला जाता है, ठीक है। और आपसे बोल दिया कि भाई रेट निकालो इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बताओ 30 मिनट्स में क्या रेट था, बताओ 10 मिनट में क्या रेट था। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट पूछा जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस नाम में ही मतलब छुपा है, ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरवल। तो जब भी हमसे पूछा जाता है कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक, इतनी कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन तक रेट निकालो, उसे क्या कहेंगे, एवरेज रेट। जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछ लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। जो हमारा एवरेज रेट होता है ये इंटरवल के बीच में निकलता है, इसमें लार्ज चेंज आता है, इसीलिए हम जब भी इस रेट को निकालते हैं हम लगाते हैं डेल्टा का साइन। डेल्टा इज फॉर लार्ज चेंज। हम लिखेंगे dx/dt, कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कितना चेंज आया, ठीक। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट निकाल रहे होते हैं। 30 मिनट पे कितना है, इतने सेकंड पर कितना रेट है, इतने मिनट पर कितना रेट है, ठीक है। तो वो हमारा स्मॉल चेंज होता है, उसके लिए हम डी यूज करते हैं। डी जो है वो तब यूज किया जाता है जब हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन रहेगा हमेशा और नीचे हमेशा चेंज इन टाइम रहेगा। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। डेल्टा का साइन मतलब एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, लार्ज चेंज की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द इंटरवल की बात कर रहे हैं। और जब इंस्टेंटेनियस रेट आ गया, ठीक है, समझ जाइए वहां डी होगा, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है 0.03 मोलर से
0 to मोलर में इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में, यानी कि 25 मिनट में इतनी कंसंट्रेशन हो गई। और शुरू में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी उस समय हम क्या लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन के समय टाइम 0 में लेते हैं। आपसे कहा है कि एवरेज रेट निकाल दो, ठीक है, टाइम एवरेज रेट निकाल दो। और टाइम को कह रहे हैं आपको मिनट में भी लेना है और सेकंड में भी लेना है। तो पहले तो मिनट ही दिया है, मिनट में निकाल देते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी रेट निकालोगे आप, ठीक है, आप अगर एवरेज रेट निकाल रहे हो तो एवरेज रेट में मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी कि भाई आपका फॉर्मूला वही रहेगा, बस आप क्या लगाएंगे, डेल्टा का साइन लगाएंगे। रिएक्टेंट का सब कुछ दे रखा है। रिएक्टेंट समय के साथ साथ क्या होता है, कंज्यूम होता है, कम होती है कंसंट्रेशन, तो माइनस का साइन। रिएक्टेंट क्या है हमारा आर, तो मैं लिख दूंगी डेल्टा आर, आप चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। भाई क्या कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई। जब भी हम ड्यूरिंग इंटरवल निकालते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। भाई कितने का चेंज आया है और मतलब कंसंट्रेशन में, और कितना चेंज आया है टाइम में। क्लियर है। रिएक्टेंट है इसलिए माइनस का भी साइन लगेगा। R2 और R1 ये हमारा क्या है, R1, और ये क्या है हमारा R2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस R2 क्या है 0.02 माइनस R1 क्या है आपका 0.03 डिवाइडेड बाय T2 क्या है आपका, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। T2 क्या है आपका 25 मिनट्स और T1 क्या है आपका 0। तो 25 में से 0 गए तो 25 ही आएगा। 3 में से 2 गया, ठीक है, आपको पता है ना 0.03 बड़ा नंबर है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ क्या आ गया 0 और यहाँ क्या आ गया 0। अब माइनस, इन दोनों में बड़ा क्या था 3 और 3 के आगे क्या था हमारा माइनस का, तो ये क्या हो गया माइनस 0.01। इसको जब करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा हमारा माइनस 0.01, और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, डिवाइड बाय 25। ठीक, अब पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 2 0 आ गए आपके। क्या आ गया ये 1/25 इंटू में 10 की पावर 2, 1/25 इसको डिवाइड करिए 0.04 आएगा। ठीक है भाई, 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैंने 0.0 यहाँ पर लिखा, तो 25 4 जा क्या होता है 100। तो किस पे चला गया ये, किस पे डिवाइड कर रहा है ये 0.04 इंटू 10 की पावर 2। अब अगर मैं रूल क्या कहता है हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना चाहिए, तो मैं राइट में चल रही हूँ 1 2, छोटे से मैंने बड़े में चेंज किया है, पावर क्या हो जाएगी आपकी, अच्छा इधर भी जैसे 10 की पावर 2 था ये नीचे था, ऊपर जाके क्या हो गया ये माइनस का हो गया। अब मैं छोटे से बड़ा कर रही हूँ, 0.04 को मैंने 4 बना दिया, तो 2 डिजिट्स चली हूँ मैं, तो यानी कि 2 डिजिट्स और क्या हो जाएगी पावर छोटी, तो क्या हो गया 10 की पावर -4। और रेट निकाल रहे थे हम, रेट की हमारी यूनिट क्या होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगर किसी बच्चे को ये इस तरीके से कैलकुलेशन समझ नहीं आती है कोई इशू नहीं है, हमारे पास ना दूसरा तरीका भी है। देखो कैसे, माइनस तक तो सबको समझ आ गया, माइनस तक तो मुझे नहीं लगता शायद किसी को देखो दिक्कत होनी चाहिए, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो ऐसे करूं, पॉइंट हटाया 2 0 आ गई। ठीक है, देखो हो सकती है कुछ, मुझे मैं नहीं ऐसा कहूंगी, हो सकती है कि भाई किसी बच्चे को हो दिक्कत। तो अब हमारे पास क्या है 1/25। मेरे को ना सपोज बड़ी कंफ्यूजन होती है, सपोज मान लो आप में से किसी को भी कंफ्यूजन होती है भाई कैसे डिवाइड करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे मेरे पास ये 1 है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 को ना बड़ा नंबर बना रहा हूँ, अब छोटे से बड़ा बना रहा हूँ। तो जब छोटे से बड़ा बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने इसको 1, ये 1.0 होगा। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रही हूँ, मैंने इस 1 को ना 100 बना दिया।
मैंने इस 1 को क्या कर दिया 100 बना दिया। तो छोटे से जब बड़े में जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। अब कितना माइनस हुआ 0.1 था। अब मैंने क्या किया, मैं 1 2 यहाँ पे आ गई तो मैंने इसको 100 कर दिया। 1 को 100 किया तो 10 की पावर -2 हो गई, डिवाइड बाय 25 और यहाँ तो चल ही रहा है 100। तो मैंने क्या किया 25 से इसको काट दिया। भाई 25 चौक 100 होता है, 25 25 25 25 4 बार 25 ऐड कर लो, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2, ठीक है। तो ये किस पे कट गया 4 पे कट गया। अब ये 10 की पावर क्या है 2, जब ये ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी तो माइनस में ऐसे हो गई, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ऐसे भी आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे ऐसे करो आप चाहे ऐसे करो, आंसर तो देखो दोनों तरीके से आता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। तो हमारा ये वाला, सॉरी सेकंड नहीं भाई, सेकंड नहीं मिनट में आया है, मिनट में रखा था ना, सेकंड में तो अभी हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है, क्या 0.01 डिवाइड बाय 25। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगी तो मेरा आंसर मिनट में आ जाएगा। ये क्या था 25 मिनट था, और हम सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 25 मिनट में कितने सेकंड होंगे, हम क्या कर देंगे 25 गुना में 60 सेकंड में आ जाएगा। भाई 1 पेंसिल 2 रुपए की, 3 पेंसिल कितने की आएगी 3 दूनी 6, 1 पेंसिल 2 रुपए की, 16 पेंसिल कितने की आएगी 16 दूनी 32। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 25 मिनट में कितने सेकंड होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इस टाइम को। तो यानी कि जब आप इस मिनट को सेकंड में चेंज करना चाह रहे हो तो आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब आपका ये क्या आ जाएगा, अब ये सेकंड में चेंज हो गया आपका। बट अगर आप ध्यान दो तो मैंने इतने पोर्शन को तो ना पहले ही सॉल्व कर लिया। मैंने इतने पोर्शन का आंसर जो था वो क्या निकाल दिया था 4 × 10 की पावर -4, इसको सॉल्व करके आ गया था। और नीचे 60 और चल रहा है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, इस 0 को हटा लो, 10 की पावर -4, और ये 60 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 10 6 × में 10, भाई मल्टीप्लाई करके 60 ही तो आएगा। इस 10 को ऊपर भेज दो, माइनस में चली गई, ऐड हो जाएगी, 10 की पावर क्या आ गई -5। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आसान है डिवाइड करना। भाई 4 से नहीं हो रहा, 0 पॉइंट, ठीक। फिर क्या होता है 6 6 36, फिर 4 आ गया, फिर 6 6 36, ऐसे चलता रहेगा ये 6 6 6 चलता रहेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.666 ऐसे चल रहा है। आप चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट एक डिजिट के बाद शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे 6.6 कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ मैं 7। तो पॉइंट को जब मैंने यहाँ किया, एक प्लेस में चेंज किया है ना, मैंने उसका एक प्लेस चेंज किया है, तो एक और छोटे से बड़ा किया है, तो पावर क्या हो जाएगी कम, नेगेटिव। तो -5 से क्या चला जाएगा -6, और यूनिट क्या आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। भाई जिनको नहीं पता है समझ जाइए प्लीज ध्यान से। पावर घटाना अगर पॉजिटिव है तो ऐसे घटती है, जैसे मान लो 10 की पावर 5 होती और पॉजिटिव होता और मैं कम कर रही होती, जैसे 0.6 × 10 की पावर 5 होता और मैं इसको ऐसे कर रही होती 6.6 यहाँ लेके आती, तो हो जाती 10 की पावर 4, क्योंकि 5 से एक छोटा होता है हमारा क्या 4। बट यहाँ पे क्या है 0.66 × 10 की पावर -5। अब मैंने क्या किया, पॉइंट को जब यहाँ शिफ्ट किया 6.6 कर दिया, तो पावर एक छोटी होगी। और ये बात याद रखिए, नेगेटिव में -6 ज़्यादा छोटा होता है, -4 मत कर देना, वो तो बड़ा हो गया, ठीक है। छोटी क्लास में पढ़ते थे ना ये। भाई मैं देखो ये बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रहे। 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर बढ़ते हैं और ऐसे नंबर कम होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो जब ऐसे आ रहे हो तो देखो 5 से छोटा 4 है, और जब ऐसे जा रहे हो ना नंबर कम हो रहा है, तो -5 से छोटा क्या है -6 है, तो -6 आएगा, -4 नहीं आएगा। समझे इस बात को। नेगेटिव में आप ध्यान रखिए, नेगेटिव में ऐसे नंबर छोटा होता है,
पॉजिटिव में ऐसे हो रहा है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट का ना खुद का भी कुछ स्वभाव होता है। भाई कोई एटम है जो 4 बॉन्ड बनाएगा, कोई एटम है जो 3 बॉन्ड बनाएगा, कोई एटम है जो 2 बॉन्ड बनाएगा, कोई एटम है जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हर किसी की क्षमता अलग है। अब जरूरी नहीं है, देखो कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड बनाता है, बट उनके बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है, उनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो हमेशा जरूरी नहीं, हमेशा क्या वो एक जैसी होती ही नहीं है। भाई जब सिंपल सी बात है, अगर इतना सब कुछ ही सेम होने लग गया तो फिर डिफरेंट एटम्स कैसे कहलाएंगे? अलग अलग एटम्स हैं तो उनका अलग अलग स्वभाव भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 2 सिमिलर टाइप की रिएक्शन लिखी है कि जैसे नाइट्रोजन और कार्बन का सिंपल ऑक्साइड है और वो O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने अपने रिस्पेक्टिव डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब दिखने में तो एक जैसी लग रही है, सिमिलर सी रिएक्शन है, बट नाइट्रोजन वाली रिएक्शन फास्ट है हमारी और कार्बन वाली रिएक्शन जो है हमारी वो स्लो है। तो क्यों है वो? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई जो हमारे रिएक्टेंट है उसके स्वभाव भी मैटर करता है। समझ में आया? जिस तरीके से 2 पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरीके से 2 रिएक्टेंट या 2 एटम एक जैसे नहीं हो सकते, उनके बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए होती है फॉर ब्रेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। अलग अलग तरीके के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की नीड होती है और अलग अलग अमाउंट की एनर्जी भी रिलीज होती है जब अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनते हैं। तो भाई स्वभाव पे भी मैटर करता है कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा या कितना देर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर है दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है स्पीड पे। अब मुझे एक बात बताओ कि कंसंट्रेशन से तुम समझते क्या हो? बताओ कंसंट्रेशन क्या होती है? बताओ। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी मान लो। तो सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व हैं सोल्यूशन के वॉल्यूम में, वो उसकी कंसंट्रेशन है। जितने ज्यादा हमारे मोल्स होते हैं उतने ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। भाई 1 मोल जो है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने पार्टिकल्स होते हैं, है ना, चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, इतने पार्टिकल्स होते हैं। 2 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? इसके डबल हो जाएंगे। ठीक है, 3 मोल के अंदर इसके ट्रिपल हो जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे चल रहा है ये। तो जब हमारे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन और मोल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? मोल्स ज्यादा, और मोल्स ज्यादा का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा। अगर हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन ज्यादा हैं तो उनमें कोलिजन, भाई जितने ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल होंगे, इधर उधर घूमेंगे, मंडराएंगे, तो एक दूसरे को जाके कोलाइड भी तो करेंगे, टक्कर भी तो मारेंगे। तो जितना ज्यादा उनके बीच में कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, उतना ज्यादा वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे रिएक्शन की उतनी ही ज्यादा या अच्छी क्या होगी? स्पीड होगी। समझ में आया? तो 100 बात की एक बात, कहानी शुरू हुई यहां से, खत्म हुई यहां से। कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ज्यादा। समझ में आया? इसमें तो आपको कोई थ्योरी लिखने की भी नीड नहीं है। दिमाग में अरे ये सब रखो यार, उसके बाद अपना खुद बना के लिखाओ। क्या लिख के आओगे कि भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जब हमारे मोल्स ज्यादा होंगे, इफ द नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे ग्रेटर है, ज्यादा है, तो क्या होगा? सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोर एंड देयर विल बी मोर इफेक्टिव कोलिजन एंड रेट विल बी एनहांस्ड। ठीक है, तो ऐसे बना बना के लिखाना। आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तीसरा लिखिए हमारा जो फैक्टर है और बेहद ही आसान है, दैट इज टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। आप सबको ये बात पता है क्या? भाई मैं एक कंटेनर ले लूं और मैं कह रही हूं यहाँ ए है, ए के कुछ हमारे एटम्स हैं,
या बी के एटम्स हैं और ये ना आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, ढीठ है, नाराज हैं एक दूसरे से, मुंह चिढ़ा के, मुंह सजा के बैठे हुए हैं, तो हम इसको टेम्परेचर देंगे बेटा। टेम्परेचर देने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी एनहांस हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी एनहांस होगी तो सीधा सीधा मतलब क्या है, मोशन बढ़ेगा उनका, इधर उधर जितना जल्दी जल्दी भागेंगे उतना जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ टक्कर मारेंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, रेट को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से हमारा क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। और कई जगह ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि हर 10 डिग्री राइज पे, ध्यान से सुनना, हर 10 डिग्री राइज पे जो रेट है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, वो हमें डबल होता हुआ देखने को मिलता है। कुछ केस में ट्रिपल भी होता है, बट ज्यादातर जो है वो डबल होते हुए हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो आप डबल को स्टैंडर्ड मान के चल सकते हैं कि भाई हर 10 डिग्री जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट हमारा डबल होता चला जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा चौथा फैक्टर है, यही लिख दूं, है चौथा फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ना हमारा वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट अपने अंदर कोई चेंज नहीं आने देता। जैसे कि बिचौलिया होता है ना, दो फैमिलीज को मिलाता है शादी के लिए, पंडित जी होते हैं, दो शादी को करवाने के लिए दो फैमिलीज को मिलवाते हैं। उसके बाद ये थोड़ी है कि पंडित जी खुद ही शादी कर रहे हैं, पंडित जी शादी करवा रहे हैं, ठीक है, दो फैमिलीज को मिलवा रहे हैं, काम खत्म, वो निकल गए। समझ में आया? इन द सेम वे कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट ना अपना सरफेस प्रोवाइड कराएगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, अपना सरफेस प्रोवाइड कराएगा कि भैया अच्छा रिएक्टेंट ए तू मेरे सरफेस पे आ जा, रिएक्टेंट बी तू भी मेरे सरफेस पे आ जा। और जब दोनों रिएक्टेंट आएंगे उनके आपस में क्या कराएगा, रिएक्शन करा देगा, ठीक है, गुल्लू गुल्लू कराएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसे अपने सरफेस से हटा देगा, डिटैच कर देगा। तो कैटलिस्ट वापस से अपने आप को वैसा ही कर लेता है जैसा रिएक्शन के शुरू में होता है, बट वो अपने सरफेस को प्रोवाइड कराता है ताकि जो हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे वो आपस में क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। समझ में आया? तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन, बट अपने अंदर विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आने देता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको सूरज की रोशनी की जरूरत होती है अपने आप को करवाने के लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल लिख लेना इसका, H2 जमा में I2, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके HI बनाते हैं। जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं और ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको लाइट की नीड होती है, लाइट सनलाइट की जरूरत होती है, फिर वो होती है। उसके बाद हमारा जो छठा फैक्टर है वो है हमारा सरफेस एरिया। सिक्स्थ फैक्टर कौन सा है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, एक ग्लास ले लो, ठीक है, और उस ग्लास के अंदर ना एक गुड़ का टुकड़ा डाल दो, गुड़ का टुकड़ा डाल दो और उसको मिलाओ। क्या वो जब मिलेगा तो वो टाइम नहीं लेगा, इंस्टेंटली घुल जाएगा? नहीं, टाइम लेगा। रिएक्शन की स्पीड स्लो है, डिसॉल्व होने की जो स्पीड है वो रेट जो है स्लो है, बट उसी गुड़ को फोड़ दो, पाउडर बना लो और फिर डालो ग्लास में और मिलाओ और देखो कितनी जल्दी वो मिलता है। तो पार्टिकल का साइज जितना छोटा होता चला जाता है, रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो उतनी फास्ट होती चली जाती है। ठीक है, अब जैसे ये मान लो मेरा एक रिएक्टेंट है बड़ा सा, भाई इसमें 6 साइड्स हैं जहां से अदर मॉलिक्यूल आके इसको टक्कर मार सकते हैं क्यूब में, बट इसी का अगर मैं हाफ कर दूं, साइज छोटा कर दूं, सॉरी साइज छोटा कर दूं, ठीक, तो अब 6 इंटरेक्टिंग साइड्स इसकी हो गई, 6 इंटरेक्टिंग साइड्स इसकी हो जाएगी। तो
साइज छोटा कर देने से क्या होता है, उनका नंबर ऑफ इंटरेक्शन साइट्स बढ़ जाता है, सरफेस एरिया उनका बढ़ जाता है और वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।